अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हमने अपना चैप्टर नंबर 19 करना है एमडी कैट और ई कैट के लिए। इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को समझेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और किस टॉपिक में क्या कहा जा रहा है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 19। इससे पहले हमने 18 चैप्टर करे हैं और सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओ, आपको 18 के 18 चैप्टर मिल जाएंगे। याद रखना, किसी एक चैप्टर को आपने 100% कर लिया, उससे 1000 MCQ सॉल्व कर लिए किसी भी एक चैप्टर से, तो याद रखना उससे एक MCQ आएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2। आपको पूरे के पूरे जो है वो 28 चैप्टर करने होंगे, क्योंकि हर चैप्टर से एक MCQ तो बनता ही है। आप पास पेपर उठा के देख लो, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर की बेसिक को समझो। सही है, यकीन मानो, याद रख लो, लिख के रख लो। अगर टेस्ट क्लियर करना है ना एमडी कैट का या ई कैट का, तो जो भी मैं लिखवा रहा हूँ इसको अपने पास नोट्स बनाओ, क्योंकि ये समराइज हुआ हुआ टॉपिक की बेसिक है ये, जिससे आपको आगे हार्ड चीज़ें सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो नोट्स बनाओ, अपने पास लिख के रखो, ताकि जब टेस्ट करीब आ जाए तो आपको रिवीजन करने में, कॉन्सेप्ट को दोबारा रिकॉल करने में मसला ना हो। मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, रटवा नहीं रहा। तो ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल समराइज, ताकि एक बार पढ़ो आपको याद आ जाए कि क्या बात समझी थी। ठीक है, देखो आप नहीं नोट्स बना रहे, आप यकीन मानो आपको बहुत मुश्किल का सामना रहेगा। नोट्स बना लो, बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। कौन कौन से टॉपिक हैं बराबर में चल रहे हैं। अच्छा, अगर ग्रुप में ऐड नहीं हो तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाओ। ग्रुप की फ़ीस 4500 है पूरे साल के लिए। देखो, इस फीस में आपको लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, टेस्ट सेशन, पास पेपर, PDFs वगैरह, बुक्स वगैरह, MCQ सब मिल जाता है, हमारा खुद का लिखा हुआ। बहुत ज़बरदस्त ग्रुप्स हैं, आप ज़रूर इसमें ऐड हो। नंबर आ रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट कर आप ऐड हो सकते हैं। सही है। अच्छा, अब चलते हैं सबसे पहले कि ये चैप्टर हमें क्या कह रहा है। देखो, ये चैप्टर हमें बेसिक ये बात बताएगा कि किस तरह से आप मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पर हम एक अच्छा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब भी होता है पैदा करना, यानी बनाना। देखो, यहाँ पर पैदा या बनाने से वो मुराद नहीं है कि हम किसी चीज़ को ज़ीरो से बना रहे हैं या किसी चीज़ को नहीं थी क्रिएट कर लिया, नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी जो है ना, यानी मैग्नेट का यूज़ कर मुख्तलिफ तरीक़ों से, मैग्नेट को मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करेंगे। याद रखना, सिर्फ मैग्नेट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं, सिर्फ मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपने मैग्नेट किसी कंडक्टर के करीब रख दिया, या चलो इसे बल्ब बना लो, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने किसी मैग्नेट को बल्ब के करीब रख दिया तो बल्ब खुद ब खुद ग्लो कर जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के दिमाग में यही कॉन्सेप्ट होता है कि मैग्नेट हम रख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ऐसा नहीं हो रहा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस मैग्नेट पे मुख्तलिफ जो है वो प्रोसेस करने पड़ेंगे। इस मैग्नेट को मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, जब जाके आपकी ये जो मैग्नेट है ना इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मौजूद है पेट्रोल, तो क्या पेट्रोल को आप बाइक में डाल दो तो बाइक चल जाती है? नहीं, है ना। इंजन चालू करना पड़ता है, पिस्टन जो है वो वर्क करता है, इग्निशन होता है, स्पार्क होता है इंजन के अंदर, फिर जाके बाइक चलती है। इसी तरह से यहाँ भी है। सिर्फ मैग्नेट को अगर मैं अपने बल्ब के करीब रख दूँ या अपने ऐसे चीज़ के करीब रख दूँ जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। मुझे इस मैग्नेट पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। याद रखना, इस पूरे चैप्टर में आप यही पढ़ोगे कि किस तरह से मैग्नेट की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करोगे। जब ही इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है पैदा करना या बनाना। सही है, चलो शुरू करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म। देखो, प्रोडक्शन क्या होता है? बनाना। ठीक है, बनाना किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। किसकी मदद से? मैग्नेटिज्म की मदद से। सही है, चलो समझते हैं। एक चीज़ आप पीछे इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत बार पढ़ चुके हो कि जब आपके कंडक्टर में करंट आता है तो कंडक्टर के इर्द गिर्द सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है।
नहीं समझ आई? चलो समझो। देखो ये कंडक्टर था, इसमें अभी कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है और कोई भी करंट नहीं है, जस्ट ये एक कंडक्टर है। तो मैंने चेक किया, मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रही है, ठीक है। अभी कोई करंट नहीं है, इस कंडक्टर में कोई करंट नहीं है, याद रखना ये वर्ड ज़रूरी है, अभी कोई करंट नहीं है, 0 करंट है। तो आपके पास इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। समझो ये आपके पास एक पेन है, इस पेन में कोई करंट नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया, इसे बैटरी नहीं लगाई, कोई करंट नहीं है। तो मैंने चेक किया कि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, 0 मैग्नेटिक फील्ड आई। सही है, चलो बात क्लियर हो गई। अब देखो आफ्टर क्या होता है। अब हम करंट को जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। अब करंट 0 नहीं है, सही है, समझ लो करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ है, 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर जितना आप लेना चाहो, 0 नहीं है पर करंट। अब मैंने जब चेक किया तो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं आ रही। तो बात क्या समझ में आई कि अगर करंट आएगा कंडक्टर के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये पहले चैप्टर में आप समझ चुके थे, यानी ये बात तो नजर आ रही है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में रिलेशन है, ये बात समझ आ गई, सही है। इसी तरह से इस चैप्टर में भी ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन एक वर्ड याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट से, फिर आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा। देखो ये एक परमानेंट मैग्नेट है, सही है, परमानेंट मैग्नेट यानी जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक डायपोल होंगे जिसके अंदर, ठीक है। तो ये एक परमानेंट मैग्नेट है। अगर परमानेंट मैग्नेट को जस्ट कंडक्टर के पास लाके रख दिया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। देखो अगर ऐसा हो गया तो आपके पास बहुत सारे जो लॉस हैं फिजिक्स के वो खराब हो जाएंगे कि आप एक बड़ा सा मैग्नेट लाओ और अपने घर में रख दो, चीज़ें खुद ब खुद चलने लग जाए, उससे ऐसा नहीं होता। जनरेटर भी अगर ख़रीद कर लाते हो तो जनरेटर में आपने क्या गैस देनी पड़ती है या फ्यूल देना पड़ता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आती है ना। तो सिर्फ मैग्नेट के होने से करंट नहीं आएगा। करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि मैग्नेट को या तो मूव कराना पड़ेगा कंडक्टर के पास। बात समझो, ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो मैं खड़ा हूँ, मेरे खड़े रहने से, मैं समझो मैं मैग्नेट हूँ, मैं खड़ा हूँ, मेरे खड़े रहने से ये बोर्ड कंडक्टर है, मेरे खड़े रहने से बोर्ड में कोई करंट नहीं आ रहा, जबकि मेरे अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड में से पास हो रही है, मगर कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो मैं यूँ सिंपल खड़ा हूँ, जितनी फील्ड निकल रही थी वो बार बार फील्ड बोर्ड के अंदर जा रही है, कोई करंट पैदा नहीं हो रहा। अच्छा अब देखो, अब मैंने क्या शुरू किया, अब मैंने मूव करना शुरू किया। जब मैंने मूव करना शुरू किया तो जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी वैल्यू चेंज होने लगी। समझो बात को। देखो जब मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है बोर्ड में से तो वो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स यही पढ़ाया था ना कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही हैं किसी एरिया में से, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं खड़ा हूँ, सिंपल खड़ा हूँ, बोर्ड में से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गई। क्यों? हर बार उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है जितनी पहले हो रही थी, तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। कोई करंट बोर्ड में नहीं है, जीरो करंट है। बात क्लियर हो गई? कोई टेंशन, कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा होता तो समझ ही नहीं आती, मुझे खुद नहीं आती। सही है। अब जब मैं मूव करना शुरू हुआ, जब मैं इस तरह मूव करना शुरू हुआ, मेरे मूव करने से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड कभी इस तरफ जा रही है, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ। मेरे मूव करने की वजह से अब बोर्ड में करंट पैदा हुआ। मेरे मूव करने से क्या चेंज हुआ? मेरे मूव करने से जस्ट नथिंग चेंज हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ गया। मैं मजीद आसान करता हूं इसको, ठीक है, अभी टेंशन नहीं लो। तो मेरे मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, और मैग्नेटिक फील्ड अगर बोर्ड में से पास हो रही है, किसी एरिया में से पास हो रही है, उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया जिसकी वजह से बोर्ड में करंट आया। तो बात क्या समझ में आई? बाद में ये समझ में आई कि यार अगर मैग्नेट के ज़रिए से करंट प्रोड्यूस करना है, इसे इंड्यूस करंट कहेंगे, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे इंड्यूस वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। तो अगर मैग्नेट की मदद से करंट प्रोड्यूस करना है
तो मैग्नेट को मूव कराना पड़ेगा। ये एक तरीका है, और तरीके भी हैं, लेकिन ये सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ, आसान तरीका। समझ गए? अभी फैराडे लॉ भी पढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। बस ये चीज़ जो मैंने बताई है इसे दिमाग में बिठा लो, यकीन मानो पूरा चैप्टर हलवा हो गया है, पूरा चैप्टर आपके लिए सिंपल हो गया है। कहते हैं ना यार, एक ईंट निकाल लो, ऐसी ईंट जिस पे पूरी दीवार टिकी हुई हो, पूरी दीवार गिर जाती है। तो यहाँ पर वो ईंट मैंने आपको दे दी है जिस पे पूरी दीवार टिकी हुई है, जो मैंने आपको बात बता दी। सही है? चलो मजीद यहाँ आ जाओ। देखो, अगर कंडक्टर रेस्ट में है, कंडक्टर रेस्ट में है, तो मैग्नेटिक, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें से निकल रही है ना, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड पास तो हो रही है कंडक्टर में से, मगर देखो जब मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया में से पास होती है तो उसे हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं कहते हैं, फिर हम उसे जस्ट मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और यहाँ बी लिख लो। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, डेल्टा फ्लक्स, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। यानी आपने अभी वैल्यू कैलकुलेट की, अभी आपने मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकाली, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आई 5 वेबर। सही है? आधे घंटे बाद मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकाली, फिर 5 आ गई, तो यानी चेंज कुछ नहीं आया। सही है? अब आपने इस कंडक्टर, इस मैग्नेट को मूव किया। सही है? इस मैग्नेट को मूव किया, इस सिनेरियो को समझो। अब देखो अब पैदा होगा, अब आपने इस मैग्नेट को पीछे की तरफ मूव किया, ठीक है? आपके मूव करने की वजह से, आपके मूव करने की वजह से अब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 0 नहीं आ रही, 0 के अलावा कुछ और आ रही है। अब वैल्यू 0 नहीं आ रही, चेंज आ गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। क्यों? क्योंकि आपने मैग्नेट को मूव कराया। जब आपने मैग्नेट को मूव कराया, मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रही थी कंडक्टर में से, उसको हमने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, अब आपके पास करंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी, इधर करंट की वैल्यू 0 आ गई। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया। सही है? बात समझ आ गई? सारा कॉन्सेप्ट आपको हलवा हो गया है, आप अपनी भूलना जिंदगी भर इस चीज को। ठीक है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स में करना पड़ेगा चेंज, यानी सिंपल कहूं तो करंट, मैग्नेट को मूव कराना पड़ेगा, वरना इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। याद रखना, पंखा आपके सामने रखा रहे, एसी आपके सामने रखा रहे, जिंदगी भर रखा रहे, आपको गर्मी का एहसास होगा। ठीक है? मगर एसी चालू हो जाएगा या पंखा घूमेगा तो ही आपको जो है वो सुकून मिलेगा। इसी तरह से मैग्नेट हजारों सालों के लिए कंडक्टर के पास रखा रहे, मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। मैग्नेट को मूव कराना पड़ेगा, मैग्नेट मूव होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है कंडक्टर में से, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। सिंपल ये समझ लो, मैग्नेट मूव होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। चलो अब आ जाओ, कुछ मेथड पढ़ लेते हैं जो कि दुनिया के अंदर यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये पूछ भी लिया जाता है अगर आसान एमसीक्यूज आ रहे हैं तो। थर्मल एनर्जी की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। और याद रखना, अभी जो हमारी दुनिया में ज़्यादातर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मेथड से यूज़ हो रही है। यानी अगर आप कोयले को एक बार जला दो तो कोयला जो जल गया वो ख़त्म हो गया, यानी एनर्जी उसने, इलेक्ट्रिसिटी तो बना दी लेकिन कोयला ख़त्म हो गया। अब आपको नया कोयला लाना पड़ेगा, है ना? सही है? तो वो सोर्स जो कि ख़त्म हो रहा है, जैसे कि आप जो ऑयल है वो कहाँ से निकाल लो? ज़मीन में से निकाल लो ना। तो ज़मीन के अंदर क्या कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है जो कि ऑयल को प्रोड्यूस किए जा रही है बार बार? नहीं, कई 100 साल लगते हैं ऑयल बनने में। तो आप ज़मीन से ऑयल निकाल के यूज़ करे जा रहे हो, वहाँ पर कम हुआ जा रहा है। सही है? तो थर्मल पावर जैसे कोल, ऑयल, गैस, इसकी मदद से एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। उसके मेथड अलग अलग हैं। न्यूक्लियर पावर, ये भी एक बार यूज़ हो जाए तो ख़त्म हो जाता है, फिर नया लाना पड़ता है। अच्छा, अब नॉन रिन्यूएबल यानी वो सोर्स जो ख़त्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल सन से जो लाइट आ रही है, क्या वो ख़त्म हो रही है सन में? क्या सन का टेम्परेचर कम होता जा रहा है? नहीं, बल्कि सन का टेम्परेचर तो बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ साथ। तो हाइड्रो पावर यानी पानी बहना रुक गया है दरियाओं में? नहीं, बहता जा रहा है। तो दरिया पर आप डैम बनाओ। जो आपके दरिया हैं, जैसे इंडस रिवर है, इस पर आप
ऐसे डैम बनाओ जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, पानी को ना रोके बल्कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे, ये याद रखना। और मुख्तलिफ दरियाओं पे डैम बने हुए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि पानी ऊपर से खुद ब खुद नीचे आ रहा है। अच्छा, विंड, हवा भी चल रही है, हवा की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस करो। सोलर। अच्छा, अब मैग्नेट, देखो मैग्नेट जो है ना वो रिन्यूएबल में नहीं आता, ये मैंने लिख दिया है, लेकिन ये इसमें आता नहीं है। क्यों? आप बोलोगे सर मैग्नेट कहाँ से ख़त्म हो रहा है? देखो मैग्नेट इट सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मैग्नेट को हमें मूव कराना पड़ रहा है। तो बेसिकली हम मूव कर रहे हैं या कोई चीज़ मूव कर रही है, सही है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। मैग्नेट खुद नहीं कर रहा। अगर खुद कर रहा होता ना, जैसे विंड कर देती है, सोलर खुद से कर देती है, तो फिर अलग बात थी, सही है। तो इसको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में काउंट नहीं करना मैग्नेट को। अच्छा, अब शुरू होता है हमारा बेसिक और मेन टॉपिक कि किस किस तरीके से हम, देखो याद रखना, जो मैग्नेट की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो ना, उसे हम इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ कहेंगे। वोल्टेज ही होता है, ईएमएफ से मुराद यहाँ पर वोल्टेज ही है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, वोल्टेज ही है। इंड्यूस वोल्टेज को ही इंड्यूस ईएमएफ कहा जा रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था ना, ये वही है ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन यहाँ जो वर्ड फोर्स यूज़ हो रहा है ना, लिखा हुआ कहीं, यहाँ जो वर्ड फोर्स यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इस फोर्स का मतलब वो न्यूटोनियन फोर्स नहीं है जो आप पीछे पढ़कर आए हो। इस फोर्स का मतलब यहाँ पर जस्ट एज अ वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसके मीनिंग आप पोटेंशियल डिफरेंस के लोगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़ा है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट। अच्छा, इंड्यूस यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की मदद से आप दो तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप मैग्नेट को मूव कराओ, कंडक्टर के पास मैग्नेट को मूव कराओ। तो आपके मैग्नेट को मूव कराने से क्या होगा? देखो, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट के अंदर, सही है, ये मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है कंडक्टर में से, वो क्या बन गया? फ्लक्स। अच्छा, आप अपने मैग्नेट को मूव कराओ, फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। या इस तरह से लिख सकते हो, ईएमएफ को इस तरह लिखा जाता है, याद रखना, ईएमएफ। ईएमएफ का सिंबल क्या है? ईएमएफ का सिंबल ये इस तरह से है। देखो मैं ऐसे नहीं बना रहा, ये अलग चीज़ है, ये परमिटिविटी है, मैं ऐसे बना रहा हूँ। दोनों में आप खुद डिफरेंस देख सकते हो, सही है। वहाँ सी बना के लाइन डाली थी बीच में, यहाँ पे जस्ट इस तरह से ई की तरह से बनाया गया। अच्छा, एक तरीका समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए। अच्छा, अभी फैराडे लॉ पढ़ाता हूँ, सही है, टेंशन नहीं लो। एक तरीका ये है कि यहाँ पे करंट चेंज करो, यहाँ पे पैदा हो जाए। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? आओ सिखाता हूँ। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे यार ये आपस में कनेक्ट हैं, ये बीच में कोई चीज़ से कनेक्ट है जिसकी वजह से यहाँ पे करंट आ रहा है तो यहाँ भी आ रहा है। ये लो, कनेक्शन ख़त्म हो गया, सही है, कनेक्शन ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे करंट को चेंज करूँगा तो यहाँ पे करंट आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं बाय चेंजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाना। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कैसे आ सकता है? करंट की मदद से आ सकता है। अभी मैं इसको मज़ीद डिटेल में लेके चाहता हूँ जब ये टॉपिक आएगा, अभी ये थोड़ी देर में टॉपिक आएगा, सही है। तो एक तरीका ये है कि करंट में चेंज करूँ, देखो करंट में चेंज करूँ, यानी इधर जो करंट आ रहा है, इस कॉइल में जो करंट आ रहा है इसमें चेंज करूँ, जिसे हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी कॉइल तरीका समझना। और ये सेकेंडरी कॉइल है। एक तरीका क्या है कि इस कॉइल के अंदर करंट, और करंट कौन सा? एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट से क्या मुराद है? कि जिसमें पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल। हाँ, डीसी करंट आएगा तो फिर नहीं होगा, डीसी करंट कांस्टेंट होता है, सही है। अच्छा, करंट में क्या करा मैंने? चेंज किया। करंट में चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया। मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, देखो इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और पास हो रही है आपके पास इसके अंदर, इसके अंदर इससे पास हो रही है सेकेंडरी कॉइल से। तो किस में चेंज आया? फ्लक्स में चेंज आया। फ्लक्स में चेंज आया तो इस कॉइल में करंट पैदा हो गया। देखो यहाँ पे करंट कहाँ था? प्राइमरी कॉइल में, खुद ब खुद सेकेंडरी में पैदा हो गया, जबकि यहाँ पर मैंने कोई सोर्स नहीं लगाया हुआ, कोई बैटरी नहीं लगाई हुई, बैटरी है ही नहीं, बैटरी है ही नहीं, बैटरी है ही नहीं। देखो समझो,
इसमें करंट में चेंज आया, कोई कनेक्शन नहीं हुआ, अभी भी आपको कनेक्शन नज़र आ रहा होगा। चलो आसान है, ऐसी समझ लो। देखो कोई कनेक्शन नहीं है, देखो कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। सही, ऐसा नहीं है कि तार तार से जुड़ा हुआ है तो इधर करंट आया तो इधर भी आ गया, नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। मगर मैंने यहाँ पर करंट चेंज किया और अल्टरनेटिंग करंट लिया। आपको पता है ना, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है। आप भी आगे आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे इसके बारे में। अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज होती रहती है। देखो ना, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। देखो ये करंट है, ये टाइम है। तो देखो करंट कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। तो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है। तो देखो ना, मैंने अभी बताया था ना, अगर करंट इसमें से पास हो रहा है, अभी देखो करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है। आओ इधर आओ, समझो। देखो यहाँ करंट की वैल्यू बढ़ी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गई। सही है, करंट की वैल्यू बढ़ी थी, अभी करंट की वैल्यू कम हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो गई। इस तरह से समझा रहा हूँ। तो यहाँ भी यही हो रहा है, करंट की वैल्यू बढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ गई। रिलेशन पढ़ा है ना पीछे इसका, आपस में पूरा चैप्टर पढ़ा इसके बारे में। अब मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ी है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है सेकेंडरी कॉइल में से, फ्लक्स में चेंज आया, फ्लक्स में चेंज आया तो सेकेंडरी कॉइल में करंट पैदा हो गया। तो ये ट्रांसफार्मर था। तो एक तरीका क्या है, करंट में चेंज लाओ, और एक तरीका क्या है, कंडक्टर को मूव, मैग्नेट को मूव कराओ। तो चलो अब इसको मजीद डिटेल में आगे चैप्टर, आगे और टॉपिक में। तो स्टूडेंट अब जो है अपने फर्दर टॉपिक पढ़ते हैं। याद रखना, फैराडे लॉ जो है वो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बात समझ आ रही है? अगर फैराडे लॉ को हटा दूं तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए ज़ीरो हो जाएगा। सही है? तो मैंने इससे पहले जितनी भी बातें समझाई वो सब फैराडे लॉ के मुताबिक थी, क्योंकि मैंने तो पहले से लॉ पढ़ रखा है। तो आपने इस लॉ को बिल्कुल भी अनसीरियस नहीं लेना। बहुत आसान लॉ है, बहुत आसान तरीके से बात समझ आएगी, जस्ट इसे समझने की कोशिश करना। फैराडे लॉ क्या कह रहा है? फैराडे लॉ कह रहा है यार, अगर आप इंड्यूस ईएमएफ पैदा करना चाहते हो, याद रखना अब मैं वर्ड करंट यूज़ नहीं करूँगा, ईएमएफ यूज़ करूँगा। लेकिन आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता है ना कि यार अगर मेरे पास ईएमएफ आ रहा है, यानी क्या आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो क्या होगा, करंट होगा ना, मेरे पास करंट आएगा। आपको बात समझ आ रही है ना? आपको कंडक्टर के अंदर आपके पास क्या मौजूद है, कंडक्टर के अंदर आपके पास मौजूद है चार्ज। इधर देख लो ताकि बात समझ आ जाए। ठीक है, कंडक्टर के अंदर मेरे पास क्या मौजूद है, चार्ज मौजूद है। अब ये चार्ज जो है वो रेंडमली मूव कर रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको ईएमएफ दे दूं तो ये क्या होगा, ये एक डायरेक्शन में हो जाएगा। सही है, तो यानी करंट आ गया, है ना? तो आप कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ को लेके। तो अब मैं करंट नहीं कहूँगा बल्कि ईएमएफ कहूँगा, लेकिन ईएमएफ आएगा तो करंट ही आना है। ओम लॉ पढ़ रखा है ना, V इज इक्वल टू आई आर। ये V क्या है, ये V ही तो है ईएमएफ। सही है, ठीक है। अच्छा, फैराडे लॉ ये कहता है कि यार अगर आपने इस कंडक्टर के अंदर, अभी देखो एम मीटर है, एम मीटर बता रहा है ज़ीरो करंट। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट रेस्ट में है। फैराडे लॉ ये कहता है कि अगर आपने इस कंडक्टर के अंदर, या इसे सर्किट कह लो, ठीक है, इस सर्किट के अंदर करंट को प्रोड्यूस करना है मैग्नेट की मदद से, तो मैग्नेट को मूव कराना पड़ेगा। जब आप मैग्नेट को मूव कराओगे तो आपके मैग्नेट को मूव कराने की वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो बात समझ में आई कि अगर ये कंडक्टर रेस्ट में है तो सर्किट में ज़ीरो करंट आया। सही है, क्यों ज़ीरो करंट आया? कि ये जो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। सही है, देखो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती हैं किसी भी एरिया में से, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स, है ना? फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है ना? क्या फॉर्मूला पढ़ाया था फ्लक्स का मैंने आपको, लिख लो यहाँ पर अगर फ्लक्स का फॉर्मूला याद नहीं है तो। ठीक है, यहाँ बी भी लिख लेना शॉर्ट में, बी डॉट ए, या जिसे आपने ऐसे भी पढ़ा होगा, बी ए कॉस थीटा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में से पास होती हैं
तो वो क्या होता है आपके पास, फ्लक्स। जब ये रेस्ट में है तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट लाइंस पास हो रही हैं। अब ये मैग्नेट क्या हुआ, आगे पीछे मूव करना शुरू किया। जब इसने आगे पीछे मूव करना शुरू किया तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसने आगे पीछे मूव करना शुरू किया तो जो फ्लक्स था, ये जो लाइंस हैं ये भी आगे पीछे मूव करना शुरू कर देंगी। यानी अब फ्लक्स में आ रहा है चेंज, फ्लक्स जीरो नहीं आ रहा। तो जब फ्लक्स जीरो नहीं आएगा तो अब इस सिचुएशन में आपके पास ईएमएफ भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो फैराडे लॉ ने क्या कहा, फैराडे लॉ ने कहा कि यार अगर आप इस सर्किट के अंदर करंट चाहते हो तो इस मैग्नेट को आपने मूव कराना पड़ेगा। यार कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बात है कि यार अगर इस सर्किट में करंट चाहिए तो इस मैग्नेट को आपने मूव कराना पड़ेगा। मूव कराने से क्या हो रहा है, जब ये मैग्नेट रेस्ट में था तो भी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो निकल रही थी जो कि सर्किट में से पास हो रही थी, मगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं हो रही थी, कांस्टेंट हो गई जो इसमें से पास हो रही हैं, तो करंट नहीं आ रहा था। जब हमने मूव कराना शुरू किया कंडक्टर को तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आना शुरू हुआ। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया में से पास होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं रहा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं रहा, कंडक्टर मैग्नेट मूव कर रहा है, आप कंडक्टर भी मूव करा सकते हो, ठीक है, कंडक्टर भी मूव करा सकते हो, मैग्नेट को रेस्ट में रखो, कंडक्टर, शर्त ये है कोई भी एक चीज मूव कर रही हो, दोनों मूव करेंगे तो भी करंट पैदा होगा, कोई भी एक मूव करेगा तो भी करंट पैदा होगा। तो जब ये मैग्नेट मूव करना शुरू किया, मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रही थी इस कंडक्टर में से वो चेंज हुई, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, जिसकी वजह से अब आपके पास इंड्यूस ईएमएफ चेंज हो गया, इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो गया, यानी करंट की वैल्यू आ गई आपके पास कोई ना कोई। अब आपको डिफ्लेक्शन मिलेगी, समझो ये डिफ्लेक्शन आ रही है, एमीटर आपको बताएगा कि करंट आपके पास आ चुका है। समझ में आया? यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, अब कुछ और फैक्टर के ऊपर भी आपकी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये नजर आ रहा है आपको, ये इसके ऊपर मैंने क्या किया हुआ, ये इसके ऊपर जो है ना, ये लगे हुए इसके ऊपर टन्स। एक कॉइल देखा है ना आपने, कॉइल में इस तरह से टन्स करे जाते हैं तो उसी को कहते हैं टन, ठीक है, वायर होता है। तो फॉर्मूला ये वाला आया, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज आना चाहिए फ्लक्स के अंदर, ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज होनी चाहिए। ये क्या है कि जितने ज्यादा टन्स होंगे, ये एन क्या है, एन इज नथिंग, टन्स, किस पे टन्स, टन्स ऑफ वायर, यानी जो वायर है ना उसके टन्स। तो अगर जो वायर के टन्स हैं वो जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। याद रखना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं या इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं इसे, सही है। अब ये नेगेटिव साइन आ रहा है लेंस लॉ की वजह से, लेंस लॉ में यहां पढ़ाता हूं, सही है। बात समझ आ गई, कॉन्सेप्ट का फील आ गया, क्लियर हो गई मेरी बात? कोई गलत बात तो मैंने नहीं करी ना? मैं गलत बात क्यों करूंगा भाई, पढ़ लो, वर्डिंग पढ़ लो। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी इंड्यूस ईएमएफ, देख लो लिख दिया उन्होंने खुद, इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब है जो पैदा हुआ हो किसी चीज की मदद से। इन अ क्लोज सर्किट, ये क्लोज सर्किट है, सर्किट क्लोज हुआ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो ईएमएफ है यानी ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके चेंज के। आसान अल्फाजों में कहूं तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज आएगा उतना ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा, उतना ज्यादा करंट होगा, उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। आई होप मुझे इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करेंगे या इस वोल्टेज को कम ज़्यादा करेंगे। अब वो फैक्टर देखो, एक तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स खुद हो गया, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे उतना ज़्यादा करंट आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ टन्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टन्स बढ़ा दोगे, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने 100 टन दिए, मैं 1000 टन कर दो, 1000 टन करने से आपका और ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि और ज़्यादा उसमें चार्ज आ जाएगा। एरिया, जितना बड़ा कॉइल का एरिया होगा उतनी ज़्यादा फील्ड पास होगी।
एंगल बिटवीन फील्ड एंड कॉइल, फील्ड और कॉइल के दरमियान जितना एंगल अच्छा होगा उतना ज़्यादा होगा। एक्सटर्नल फैक्टर यानी कॉइल ख़राब तो नहीं है और पर मैग्नेट ख़राब तो नहीं हो गया, इस तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेंस लॉ बताते हैं क्या कहता है। यार देखो, आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा कि यार अगर मैं मैग्नेट पास रख दूं करंट पैदा हो जाए, तो यार आप मैग्नेट को पास रख रहे हो किसी कंडक्टर के, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है ब्लू वाला और ये कंडक्टर है, मैं इसको पास रख दूं और इसमें करंट आ जाए तो फिर तो दुनिया का सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। फिर तो हमें ये तमाम पावर प्लांट बंद कर देने चाहिए, एक बड़ा सा मैग्नेट बनाना चाहिए और उसे किसी कंडक्टर के पास रख दें, करंट आना शुरू हो जाएगा, ना कोई काम करने की ज़रूरत है ना कुछ और, बस एक बार इसे बनाया और रख दिया। नहीं, तो लेंस लॉ ये कह रहा है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, ये एनर्जी कंजर्वेशन है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मैग्नेट को मूव करा रहे हो। आपके मैग्नेट का मूव कराने का मतलब क्या है कि आप जो है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बेसिकली जब आप मैग्नेट मूव कर रहे हो ना, तो आप मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर मैग्नेट खुद से डायरेक्ट काम नहीं कर रहा, बल्कि मैग्नेट के ज़रिए से काम लिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं मूव कर रहा हूँ, मैं मैग्नेट हूँ, मेरा मूव करना क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। बोर्ड में करंट पैदा होना क्या है, करंट है, तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है करंट में। बेसिकली मैग्नेट तो बन जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। अब लेंस लॉ ये कह रहा है कि यार ये जो करंट पैदा हुआ है ना, इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। बहुत सिंपल सी बात है, जो हाथ खिलाता है अक्सर उसी हाथ को नुकसान पहुंचा दिया जाता है ना। यहाँ भी वही बात है कि यार जिस चीज़ ने करंट को पैदा किया, करंट उसी से दूर जाने की कोशिश करेगा। कैसे? जब ये मैग्नेट, करंट की डायरेक्शन देखो, जब ये मैग्नेट करीब आएगा कॉइल के तो करंट दूर चला जाएगा, करंट डाउनवर्ड चला जाएगा, है ना। तो क्या कह रहा है लेंस लॉ ये कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, चाहो तो इसे आप ईएमएफ भी कर सकते हो। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट इज ऑलवेज, हमेशा अपोजिट रहेगी द कॉज विच प्रोड्यूस इट। यानी जो चीज़ प्रोड्यूस कर रही है ईएमएफ को या करंट को, ये दोनों उस चीज़ के अपोजिट जा रहा है। होना तो ये चाहिए था ना कि करंट को मैग्नेट की तरफ जाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर कुछ सिखा रहा हूँ तो आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी इज्जत पैदा हो रही है ना, नफरत तो पैदा नहीं हो रही ना, आप मुझे बुरा भला तो नहीं कह रहे हो ना। तो लेकिन अगर कोई ये करे कि मैं उसे कुछ सिखा रहा हूँ और मुझे वो मुझे बुरा भला कह रहा है, तो इसका मतलब क्या, अपोजिट जा रहा है। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि यार मैग्नेट कोशिश कर रहा है कि करंट पैदा हो, लेकिन करंट मैग्नेट के अपोजिट जा रहा है। लेकिन एक और चीज़ ये है कि जब मैग्नेट अपोजिट जाएगा, मैग्नेट उस डायरेक्शन में जाएगा तो करंट ऊपर की तरफ आ जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा। ये याद रखना, लेंस लॉ यही कह रहा है। इसी वजह से ये नेगेटिव साइन बनाया गया है कि यार अपोजिट है डायरेक्शन। और ये इसीलिए भी है कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन को प्रूफ करना है कि यार एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो आप, यानी आपको एनर्जी कन्वर्ट करनी पड़ेगी, यानी आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लाना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई हो। अब अपने मज़ीद फर्दर टॉपिक पढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं एडी करंट, प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट और सेल्फ इंडक्शन और एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर। देखो याद रखना, इंडक्टर जो है ना, ये आपके पास एक ऐसी डिवाइस कह लो या एक ऐसी चीज़ कह लो जो कि एनर्जी स्टोर करती है। किस फॉर्म में? मैग्नेटिक फॉर्म में, ठीक है। अभी तक आप इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर रहे थे ना, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर हो रहा था। लेकिन अब मैग्नेटिक फॉर्म में भी एनर्जी को स्टोर किया जाता है, उसके लिए हमारे पास होता है इंडक्टर। अभी मैं उसकी डिटेल्स आपको पढ़ाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एडी करंट को समझो। देखो यार, एडी करंट पता है क्यों आता है? एडी करंट आता है आपके पास इंडक्शन की वजह से, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से ही आपके पास एडी करंट आता है। अब सुनो होता क्या है, आपके पास क्या हो रहा है, इस कॉइल के अंदर एसी सोर्स लगा हुआ है। अच्छा याद रखना, ये जो सैंबल है ना, जब भी इस तरह से बना हुआ, अभी आप आगे वाले चैप्टर में इसी के बारे में पूरा पढ़ोगे, इसे बोलते हैं हम एसी सोर्स। एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, जो कि आप पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत इसके बारे में, अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट में पता है क्या होता है, इसमें करंट चेंज हो रहा होता है। याद रखना, ये बात याद रखना कि अगर करंट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है जो कंडक्टर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। क्योंकि देखो ना, करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड आई ना, तो अगर करंट चेंज हो रहा है कम ज़्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज़्यादा हो रही है।
अब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया में से पास हो रही है, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। ये चीज़ याद रखना, सही है, इससे बात क्लियर हो जाएगी। अब एडी करंट में पता है क्या होता है, आपके पास यहाँ एसी सोर्स लगा होता है, एसी सोर्स लगा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे एसी सोर्स, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, लिख देता हूँ अगर आप लोग को बेहतर लगे तो। ए स्टैंड और सी, ए स्टैंड फॉर करंट और ये स्टैंड करता है अल्टरनेटिंग, ठीक है, सही है, बस समझे, अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पर एसी करंट आ रहा है, अब एसी करंट आने की मदद से क्या होगा, इधर आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। करंट आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपके पास। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में होगी, सर्कुलर फॉर्म में होगी। अगर मैं थोड़ा मजीद बेहतर बनाऊं, डायग्राम अगर अच्छी तरह बना देना टीचर तो बच्चों को बात बहुत अच्छी समझ में आती है। ये सर्कुलर फॉर्म में होगी, इस तरह से अगर मैं एक और बना दूं लूप, ये सर्कुलर फॉर्म में होगी। अब ये देखो, ये लूप, अच्छा याद रखना ये मेटल है, ये मेटल की प्लेट है, ठीक है। अब आप देख रहे हो करंट आ रहा है एसी, एसी करंट आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये कम ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। देखो बात समझो ज़रा, अभी मैंने ये सही चीज़ें बताई हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है ना, कम ज़्यादा होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास। अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज आ रहा है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया में से पास हो रही है, यानी फ्लक्स में भी चेंज आ रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आ रहा है। तो यहां पर सर्कुलर फॉर्म में करंट पैदा हो गया इस मेटल के कंडक्टर में। ये जो करंट पैदा हुआ, दिस करंट इज कॉल्ड एडी करंट। बात समझ आई। अब डायरेक्ट एडी करंट को नहीं समझाया जा सकता था, एडी करंट को समझाने के लिए पहले पीछे से बात को जोड़ना पड़ता। ये डायरेक्शन है इसकी। एडी करंट कैसे आया कि एक मेटल की प्लेट थी, समझो एक मेटल की प्लेट लगी हुई है, इस तरह से यूं मेटल की प्लेट लगी हुई है। इस मेटल की प्लेट के ऊपर, अब ये 2D नज़र आ रही है लेकिन 3D समझो, ये मेटल की प्लेट है, इस मेटल की प्लेट के ऊपर कॉइल लगाई हुई है मैंने, सही है। अच्छा, अब इस कॉइल में जो करंट आ रहा है वो करंट एसी है। तो एसी करंट आपको पता है कभी कम आएगा, कभी ज़्यादा, कभी कम, करंट खुद ब खुद चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई इस कंडक्टर में। देखो ना, करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, चाहे चेंज हो या ना हो। अब करंट चेंज हो रहा है यानी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर से गुजर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर, अब इस कंडक्टर के अंदर इस मेटल की प्लेट, देखो ये कॉइल है, ये भी कंडक्टर है, तो इस कॉइल के अंदर एक करंट पैदा हो गया है, उसी करंट को कहते हैं एडी करंट। अब देखो कितना आसानी से समझाया ना, याद रखना, जिंदगी भर भूलना मत, बड़ी मेहनत लगती है इस तरह समझाने में। समझ में आया एडी करंट क्या है? चलो किताबी बात पढ़ लो, किताब में क्या लिखा हुआ है। एडी करंट इज अ सर्कुलर इलेक्ट्रिक इंड्यूस करंट या सर्कुलर इलेक्ट्रिक करंट। जब भी देखो मैंने सर्कुलर फॉर्म में बनाया था इसे, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में होता है। इंड्यूस्ड है यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है, विथ इन अ कंडक्टर, ये मेटल है तो कंडक्टर ही होगा। व्हेन इट इज अ एक्सपोज टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, याद रखना। आप बोलोगे सर ये तो आप मूव ही नहीं कर रहे, ये रेस्ट में है, ये कॉइल रेस्ट में है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है। क्यों आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड में? एसी करंट दिया है आपने, एसी करंट कम ज्यादा हो रहा है, एसी करंट के कम ज्यादा होने की वजह से करंट खुद ब खुद चेंज हो रहा है, एसी करंट होने की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड एरिया में से पास हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। दिस फिनोमिना इज एक्सप्लेन बाय फैराडे लॉ। ये फैराडे लॉ से एक्सप्लेन हो रहा है कि देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, बात तो वही हो रही है ना कि इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ, जिसे आप करंट भी कह सकते हो। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से। चाहे फ्लक्स में चेंज कैसे लाओ, ये आपकी मर्जी है, चाहे जो है वो मैग्नेट को मूव करा लो या मैग्नेट का करंट चेंज कर दो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन चेंज आएगा, करंट पैदा होगा। सही, चलो बात समझ आ रही। अच्छा, अब ये जो चीज़ मैंने करी थी ना, ये सेल्फ इंडक्शन थी, जो कि आपको मैंने नहीं बोली। अब यहाँ समझो सेल्फ इंडक्शन क्या होती है। सेल्फ इंडक्शन ये होती है कि यार सेम कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आ जाए। सोर्स दिया हुआ होगा आपने, देखो यहाँ पर आपने एसी सोर्स दिया हुआ है, एसी सोर्स देने की वजह से क्या हुआ, एसी सोर्स देने की वजह से आपके पास करंट आ गया कॉइल के अंदर, ठीक है।
मैं जस्ट डायरेक्शन देख लेता हूँ इसकी, हाँ ठीक है। तो आपने एसी सोर्स दिया हुआ है, एसी सोर्स, करंट गुजरा, करंट के गुजरने की वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आई, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आई आपके पास, आ गई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, जी सर आ गई। ये बीच वाली लाइन मैंने स्ट्रेट बनाई है, बाकी सारी लाइनें मैंने ऊपर नीचे बनाई है, ठीक है। अच्छा, अब एसी करंट है, एसी करंट होने की वजह से क्या होगा कि कभी करंट जीरो होगा, फिर बढ़ेगा, ठीक है, फिर बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, यानी करंट चेंज हो रहा है। करंट के चेंज होने की वजह से एक तो इस कॉइल में करंट था, वो करंट एसी करंट था। फॉर एग्जांपल समझो अगर मैंने इधर चेक किया तो इधर मेरे पास एसी करंट आ रहा है, ठीक है, एसी करंट आ रहा है मेरे पास, एसी। अच्छा, मैंने चेक किया कि यार यहां पर एक और करंट भी आ रहा है, यहां पर एक और करंट भी आ रहा है। अब वो कौन सा करंट आ रहा है, वो इंड्यूस करंट भी इधर आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आई। इंड्यूस्ड करंट, दो करंट मुझे मिल रहे हैं। एक करंट मुझे वो मिल रहा है जो इस एसी पावर सोर्स की वजह से आ रहा है, वो तो ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने देखा एक और करंट भी आ गया। वो करंट क्यों आया, वो इंड्यूस करंट आया, क्यों, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है। अब वही अगेन बात कि आपने जो करंट दिया है वो एसी है, करंट जो दिया है आपने वो एसी है, एसी करंट कम ज़्यादा हो रहा है, एसी करंट में कम ज़्यादा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया टाइम के रिस्पेक्ट से, ये भी लगा लो ताकि और अच्छी समझ में। मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आ रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इधर से पास हो रहा है। तो हमने चेक किया इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट भी पैदा हो गया इसी कॉइल के अंदर, किसी और में नहीं हुआ, इसी में हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है खुद से, तो इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन यानी पैदा होना, तो क्या पैदा हुआ, करंट पैदा हुआ या ईएमएफ पैदा हुआ, जिसे हम ईएमएफ कह रहे हैं। सही है, बात समझ में आई। देखो एमई इंग्लिश सेंटर, सही है, बात समझ आ गई। हुआ क्या, फिर से समझ लो। एसी करंट आ रहा था, करंट आने की वजह से चाहे एसी हो या डीसी मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा होगी। मसला क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आना शुरू हो गया, क्यों, क्योंकि एसी करंट था, करंट कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है। तो करंट के कम ज़्यादा होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट से मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा ना। तो इंड्यूस करंट इसी कॉइल के अंदर पैदा हो गया या इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो गया। क्लियर हो गई बात। अब पढ़ते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर मैं ये से मिटा देता हूँ, ये बात समझ आ गई ना। इंडक्टर यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक फॉर्म, मतलब मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी को स्टोर करने के लिए। देखो मैं आपको कहूँ पानी स्टोर करो, आप बकेट ले आओगे, कोई कैन ले आओगे, कुछ इस तरह की चीज़ ले आओगे, ठीक है। मैं आपको कहूँ चार्ज स्टोर करो, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, आप कैपेसिटर ले आओगे। मैं आपको बोलूँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसे स्टोर करो, तो आप इंडक्टर ले आना। आप समझ गए। अब इंडक्टर देखा नहीं होगा, इंडक्टर दिखा देते हैं। इस तरह का सिंबल होता है इसका, सर्किट में ना इस तरह का सिंबल बनाया जा रहा होता है, ये गोल गोल। लेकिन अगर इस इंडक्टर की मैं एग्जांपल दूं आपके पास, आप सोलिनॉइड ले लो, सोलिनॉइड इज अ फॉर्म ऑफ इंडक्टर, ठीक है। ये सोलिनॉइड ले लो, ये लो, ये सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड एक इंडक्टर होता है, ठीक है। ये लो, लिख लो सोलिनॉइड। ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी स्टोर कर रहा है। अब एनर्जी फॉर्म कौन सी है, देखो एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म की है ना, विंड फॉर्म होती है और टाइडल फॉर्म होती है, आपके पास थर्मल फॉर्म होती है, गर्म एनर्जी हो रही है, थर्मल फॉर्म। इसी तरह से एक मैग्नेटिक फॉर्म भी है। तो वो मैग्नेटिक फॉर्म स्टोर करने के लिए आप क्या क्या यूज़ करोगे, इंडक्टर यूज़ करोगे। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है लेकिन बहुत कम पढ़ाया जा रहा होता है, इसे याद रखना। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या लिखा, ये ज़रूरत तो नहीं है पढ़ने की, लेकिन पढ़ देता हूँ, बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है। चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कॉइल, ये कॉइल है, ये कॉइल है, कोई समझने वाली मुश्किल नहीं है। कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, करंट कौन सा है पहले ही लिख लो, एसी है, एसी करंट। इट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल में करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये बात क्लियर है, अराउंड इट, उसके इर्द गिर्द। इफ द करंट इन द कॉइल चेंजेस, कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, क्यों, एसी करंट है, कम ज़्यादा होता है। आइदर इंक्रीज, चाहे इंक्रीज हो और डिक्रीज हो, उससे हमें परवाह नहीं है, मगर चेंज होना चाहिए। द मैग्नेटिक फ्लक्स
विथ इन द कॉइल ऑल्सो चेंज। ये बताया था ना कि अगर करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एन इंड्यूस ईएमएफ is generated in the same coil. This process is called self-induction. What this is our formula. इसको नहीं भूलना। अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने अभी तक समझाया नहीं था, ये फॉर्मूला भी समझो। अच्छा, अब देखो ये आई क्या है? करंट में चेंज आ रहा है ना। देखो फ्लक्स में तो बिल्कुल चेंज आ रहा है, लेकिन वो पहले करंट में चेंज आ रहा है, तो करंट को देख लो। करंट में चेंज आ रहा है ना, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट से आ रहा है ना, ठीक है। तो आपके पास क्या पैदा हो रहा है? इंड्यूस ईएमएफ। एल क्या है? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इसका यूनिट होता है हेनरी। एल आपके पास है सेल्फ इंडक्शन। ये आपको बताता है कि कितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। और यूनिट इसका लिख लो, हेनरी। साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट्स होते हैं। आप भी कुछ क्वांटिटी मतलब किसी क्वांटिटी को अगर आप दरियाफ्त करोगे तो आपका नाम पे आ जाएगी वो क्वांटिटी, ठीक है। बात समझ आ गई? अच्छा, आप उसे भी पढ़ देते हैं। एन इंडक्टर इज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है डेट, पैसिव के मतलब ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ना, आज बताओ। डेट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड When an electric current flow through it। देखो मैं ये नहीं करता कि पहले ये पढ़ूं फिर एक्सप्लेन करूं, मैं पहले पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं फिर ये पढ़ देता हूं, ताकि आपको जिंदगी भर ना याद रहे कि सर ने क्या बोला था। सही है? तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। चलो फर्दर मूव करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन समझते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो मज़ीद फर्दर चीज़ों को पढ़ लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं। हाँ देखिए, मैंने कहा था ना एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर के अंदर, ठीक है। जिसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी सोलिनॉइड की। तो ये भी एक इंडक्टर ही है, कॉइल। अच्छा, अब सेल्फ इंडक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यानी आपके पास जो कॉइल होता है वो इंडक्शन ही तो कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को तो लेकर आ रहा है। तो इसीलिए उसका जो फॉर्मूला है वो ये है। समझ लो ये कॉइल है, इसके अंदर मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है। अब उस एनर्जी को आपने निकालना है कि यार एनर्जी आखिर स्टोर कितनी हुई है, ताकि अगर मुझे कहीं पे कोई ख़ास अमाउंट चाहिए तो मैं उसे वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकूँ। तो इस फॉर्मूले की मदद से, बहुत बेसिक फार्मूला है जिससे आप एनर्जी निकाल सकते हो। कुछ काइनेटिक एनर्जी जैसा नहीं लग रहा है, हाफ mv²। तो ये L तो कांस्टेंट है, जैसे वहाँ मास कांस्टेंट होता है काइनेटिक एनर्जी में। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखूँ तो ये होता है ना हाफ mv²। देखो यहाँ भी हाफ, यहाँ भी हाफ, यहाँ मास कांस्टेंट, यहाँ L कांस्टेंट, सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, और यहाँ V, यहाँ I, ठीक है। तो बात समझ में आई? तो जो एनर्जी स्टोर हो रही है ना इंडक्टर के अंदर, उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे कैपेसिटर के लिए बताओ। एनर्जी का फॉर्मूला हमने कैपेसिटर के लिए भी पढ़ा था, कुछ इसी तरह का था। हाँ, क्वांटिटी अलग है लेकिन कुछ इसी तरह से मिलता जुलता था। पढ़ लेते, देखो क्या लिखा हुआ है। एन इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट कैरीज अ डायरेक्ट करंट। देखो जब आप इसको करंट दे रहे हो, एसी करंट दे रहे हो, इस वक्त मैंने एसी लिख दिया, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस एनर्जी रिमेन्स स्टोर। यह एनर्जी जब तक रहेगी एज लॉन्ग एज द इंड्यूस कॉन्टिन्यूस, जब तक इसमें इंड्यूस करंट है। देखो अगर मैं ये एसी सोर्स हटा भी दूँ ना तो फ़ौरन एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी, कुछ टाइम बाद होगी। अब उसका जो डिटेल है वो नेक्स्ट चैप्टर में है, तो मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में पूरा का पूरा मौजूद है इसके बारे में मालूमात। अच्छा, अब पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? देखो पहले क्या हुआ कि आपने करंट को चेंज किया था सेम कॉइल में, और सेम कॉइल में करंट आ गया था इंड्यूस। मगर यहाँ पर क्या होगा कि अब आप करंट चेंज करोगे इस ए कॉइल में। जब करंट चेंज करोगे
ठीक है, करंट किस में, प्राइमरी कॉइल में, है ना। करंट को चेंज करोगे तो किस में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है सामने वाले, ठीक है, सामने से भी वो ले लेते हैं हम फील्ड, सामने वाले इंडक्टर में, सामने वाले कॉइल से पास हो रही है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बीच में कोई भी तार वगैरह नहीं लगा हुआ। अब फ्लक्स में चेंज आया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो टाइम के रिस्पेक्ट से फ्लक्स भी चेंज होगा, ऑब्वियस है। अब करंट पैदा हो गया सेकेंडरी कॉइल में बगैर किसी यहाँ पर हमने कोई भी सोर्स नहीं लगाया हुआ, जस्ट कॉइल रखा हुआ था। हमने करंट को चेंज किया इस कॉइल में, इस कॉइल के अंदर आपके पास करंट जनरेट हो गया। इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, इसी को कहते हैं। देखो हुआ क्या, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हुआ। देखो करंट कहाँ चेंज हुआ, प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल है, ए कॉइल इज अ प्राइमरी कॉइल, जिसे आप आई ए भी लिख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, करंट में चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है ना एरिया में से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स। और करंट पैदा हो गया आपके पास इसके अंदर, आई बी के अंदर, जिसे आप आई एस कह लो, तो इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो यही चीज़ इधर लिखी हुई भी है। इमेजिन टू क्लोजली पोजिशन कॉइल, क्लोजली लिखा हुआ है, एक दूसरे से सेपरेट है, ना कोई तार लगा हुआ है आपस में, ना कुछ, और सेपरेट है, एज डिपिक्टेड इन फिगर, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। द फर्स्ट कॉइल नोन एज द प्राइमरी कॉइल, पहले कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, ठीक है, प्राइमरी कॉइल पी लिख रहा हूँ, वैसे तो यहाँ लिखी हुई है। इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, पहला कॉइल बैटरी से कनेक्ट है, और बैटरी कौन सी है, एसी सोर्स है, ताकि चेंज आए करंट में ना, इसलिए एसी सोर्स है। अब वेरिएबल रेजिस्टर, अच्छा इसके साथ रेजिस्टर भी कनेक्ट है, वो मैंने बनाया नहीं है, और बैटरी कनेक्ट है। स्विच भी लगाया हुआ है ताकि करंट को कम ज़्यादा या बंद किया जा सके। द सेकेंडरी कॉइल नोन एज द द सेकेंड कॉइल नोन एज द, ये वाला कॉइल जो है वो सेकेंडरी कॉइल है। इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर से लगाया हुआ है, यहाँ वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ मैंने गैल्वेनो शो कर दिया, वोल्ट गैल्वेनोमीटर लगा लो। अब होता क्या है, द फिनोमिनन वेयर अ चेंजिंग करंट इन अ वन कॉइल, जब इस कॉइल में करंट चेंज होगा, करंट को मैं कम ज़्यादा करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा इस कॉइल में, और ये मैग्नेटिक फील्ड जब इस कॉइल से पास होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा, और फिर इसी कॉइल बी वाले कॉइल में करंट आ जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं करंट आ जाएगा या इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। देखो ये सारी चीज़ें ना, मैंने कहा था कि जब मैंने शुरू में बात समझाई थी ना, वो सब वहीं पे लिंक थी, लेकिन यहाँ पर डायग्राम बनाना, फॉर्मूला लिखवाना, इसीलिए ये सब अलग अलग किया है। फॉर्मूला ये है, देखो अब देखो यहाँ आई पी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है प्राइमरी कॉइल में। आई एस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ईएमएफ, टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है, तो इसलिए टी। और एम म्यूचुअल इंडक्शन है या इंडक्टेंस है। अब ट्रांसफार्मर पढ़ लेते हैं। देखो ट्रांसफार्मर का बेसिक याद रखो, और ये फॉर्मूला याद रखना, मल्टीपल एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले से होता है। कभी नंबर ऑफ टर्न्स, ये एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एन एस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, देखो ये सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर को डिटेल में पढ़ना है ना, क्योंकि यहाँ मैं जस्ट इसे बेसिक पढ़ाऊंगा, तो आप लिखना ट्रांसफार्मर एम इंग्लिश सेंटर, पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें ट्रांसफार्मर को बहुत बेसिक समझाया मैंने, बहुत डिटेल में लेके गया हूँ। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब सुनो, जब पावर प्लांट, जहाँ पे पावर प्लांट लगा हुआ है, पावर प्लांट आपको पता है आपके शहर से कई 100 किलोमीटर दूर होता है, 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर लगा होता है। अब पावर प्लांट को दूर इसलिए लगाया जाता है ताकि यार अगर कोई मसले मसाइल हो जाए तो वो आवाम को मुश्किल ना पड़े, और वहाँ पे जगह भी बहुत अवेलेबल होती है शहर से बाहर। तो पावर प्लांट लगा हुआ है शहर से बाहर, हैदराबाद कराची के बीच में। इलेक्ट्रिसिटी को मैंने वहाँ से मैंने करंट को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ से यहाँ लाना है, तो मैं क्या करूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दूंगा। तो उसके लिए यूज़ करूँगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप के मेरे पास जो टर्न्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊंगा तो फिर करंट तेज़ी से मेरे पास इलाके में आ जाएगा। जब इलाके में करंट आएगा उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा, तो इलाके में लगाऊंगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ताकि उसका करंट बढ़ जाए, वोल्टेज कम हो जाए।
याद रखना इस ट्रांसफार्मर में करंट और वोल्टेज का रिलेशन इन्वर्स है, VS IS। अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है तो करंट कम आ रहा होगा। फिर से समझो, जब भी मैं कह रहा हूँ वो वीडियो भी देख लेना एक बार, क्योंकि देखो अब इतना टाइम नहीं है ना, इतनी देर से खड़ा हुआ हूँ मैं, 2-3 घंटे से एक ही वीडियो हो रही है, तो इसलिए थोड़ी बहुत एनर्जी लूज हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी 100% देता हूँ। देखो, अगर ऐसा नहीं होगा ट्रांसफार्मर में कि करंट भी बढ़ा दो वोल्टेज भी बढ़ा दो, नहीं, एक चीज़ बढ़ाओगे दूसरी चीज़ खुद ही कम होगी। अगर वोल्टेज बढ़ाओगे करंट कम हो जाएगा, करंट बढ़ाओगे वोल्टेज कम हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स भी इन्वर्सली रिलेशन में आपस में, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर बेसिक पढ़ दो। अ ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इस्तेमाल होती है ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन 2 और मोर कॉइल वायर। थोड़ा सा डिटेल समझो इसकी, थोड़ी सी डिटेल समझो इसकी, ठीक है, इसकी डिटेल समझो। देखो यहाँ पर प्राइमरी कॉइल है, कभी प्राइमरी कॉइल में टर्न ज़्यादा होंगे कभी कम होंगे, कभी सेकेंडरी कॉइल में टर्न ज़्यादा कम। हाँ, अगर प्राइमरी कॉइल में टर्न ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। मैं यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ ताकि ना आपको मेरी बात समझ आ जाए। तो अगर आपके पास प्राइमरी कॉइल में टर्न जो है वो ज़्यादा है, यहाँ देख लो, अगर आपके पास प्राइमरी कॉइल में टर्न ज़्यादा है, देखो ये लिखा हुआ है ना NSNP, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, प्राइमरी कॉइल में बल्कि टर्न कम होंगे, यहाँ दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी कॉइल में टर्न्स कम होंगे, सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स ज़्यादा होंगे। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी कॉइल में टर्न ज़्यादा होंगे, और अभी जो मैंने बनाया हुआ है ना वो स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन क्या करेगा, वोल्टेज को कम करेगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में टर्न ज़्यादा होंगे स्टेप डाउन में और सेकेंडरी में कम होंगे, और स्टेप अप में सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे प्राइमरी में कम। स्टेप डाउन क्या करेगा, वोल्टेज को कम करेगा करंट को बढ़ाएगा, और स्टेप अप क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा करंट को कम कर देगा, ठीक है। अच्छा, और ट्रांसफार्मर यूज़ होता है आपके पास, ट्रांसफार्मर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। क्यों, क्योंकि देखो ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के चक्कर आ गया ना, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल ऊपर तो पड़ी है आपने कि यहाँ पर आपके पास करंट होगा, करंट में चेंज आएगा क्योंकि ये AC करंट आ रहा होगा, तो जब ये पास होगा सामने से तो इसमें भी चेंज आ जाएगा। ये प्रिंसिपल है इसका। मैं फिर भी आपको एक बार कहूँगा ट्रांसफार्मर की मेरी वो वीडियो देख लेना, यहाँ पे मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि वो आधे एक घंटे की वीडियो है, आधे एक घंटे में तो पूरे 2-3 टॉपिक हो गए यार। अच्छा चलो, ये देख लो पावर ट्रांसमिशन है, मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ। ये नज़र आ रहा है, पावर ट्रांसमिशन है ये पावर प्लांट है। फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है पावर प्लांट के पास, फिर वायर के ज़रिए से, ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए से सब स्टेशन में भेजा गया करंट को। थोड़ा सा मैं डाउन कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, देखो ये पावर प्लांट है, पावर प्लांट से ट्रांसफार्मर के ज़रिए से वोल्टेज को बढ़ाया स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में टर्न ज़्यादा होंगे प्राइमरी में कम। ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए से सब स्टेशन में भेजा गया जो आपके इलाके के करीब होगा, ठीक है। फिर वहाँ से एक और सब स्टेशन में भेजा गया, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया गया, वोल्टेज को कम किया गया, करंट को ज़्यादा किया गया, फिर आपके घर में करंट आ गया। तो डायरेक्ट करंट पावर प्लांट से घर में नहीं आता, याद रखना हमेशा। अच्छा, अब जनरेटर पढ़ लो, AC जनरेटर। मोशनल EMF भी देख लो यार। मोशनल EMF ये होता है कि अभी आप क्या कर रहे थे, अभी आप मैग्नेट को मूव करा रहे थे ना, अब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी। मैं आपको ज़रा मोशनल EMF पढ़ा देता हूँ सही से। देखो मोशनल EMF पढ़ लो ज़रा, यहाँ पढ़ लो। इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा हो गए मेरे ख्याल से, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन चलो हमारे एक्सप्लेन हो गए सारे टॉपिक। मोशनल EMF देखो, इससे पहले क्या पढ़ रहे थे आप कि वहाँ पर मैग्नेट मूव कर रहा था, कंडक्टर रेस्ट में था, है ना। मोशनल EMF में क्या होगा, समझो ये आपके पास एक रेल है, यानी पटरियाँ हैं, इस पटरी के ऊपर एक कंडक्टर रखा हुआ है मैंने। अच्छा, अब एक मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है इस
पूरे एरिया में से, और ये रेस्ट में, मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट में, बी जो है वो रेस्ट में। ठीक है, ये लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखते तो ताकि समझ में आ जाए। रेस्ट में, मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट में, मैग्नेटिक फील्ड मोशन नहीं कर रही, मैग्नेट मोशन नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट में। होता क्या है, आप इस कंडक्टर को मूव कराते हो, क्या कर रहे हो, कंडक्टर को मूव कर रहे हो। तो कंडक्टर को मूव करने की वजह से देखो फॉर्मूला क्या निकल कर आया, V इज इक्वल टू वी बी एल। ठीक है, वी बी एल है ना या वी बी आई है, एक मिनट रुको, हाँ एल है। आप ये एल यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर, वी यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बी है, और वी यानी इसकी वेलोसिटी, और ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब होता क्या है, बात समझो। इस कंडक्टर को आप मूव करा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में, कंडक्टर को मूव कराने की वजह से, कंडक्टर को आपने मूव कराया ना, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आया, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया कंडक्टर में। इसी को मोशनल कहते हैं। मोशनल ईएमएफ यानी मैग्नेट मूव नहीं कर रहा, सिंपल याद रखो। मोशनल ईएमएफ में क्या होगा, मैग्नेट मूव नहीं कर रहा होगा, आपके पास मूव कर रहा होगा कंडक्टर। इससे पीछे जितना भी पड़ा वहाँ पे मैग्नेट मूव कर रहा था, या फिर मैग्नेट में, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा था किसी और तरह से, करंट की वजह से। मगर यहाँ अब हमने कंडक्टर को ही मूव करा दिया, तो कंडक्टर को मूव कराने की वजह से मोशनल ईएमएफ हो गया। ठीक है, याद रहेगी बात आपको। आओ अब इसको भी समझते हैं। यार ये एसी जनरेटर देख लो, एसी जनरेटर का काम क्या होता है, ये वही उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है जो आपने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर एक एमसीक्यूज आ जाए तो आ जाता है। ज़रा इसका वर्किंग ये देख लो, स्ट्रक्चर, दो मैग्नेट लगे हुए हैं, ठीक है लगे हुए हैं, बुश रिंग लगी हुई है, ये देखो ये ब्रशेस लगी हुई हैं, जो कि एक कॉइल से जुड़ी हुई है। ये कॉइल है, बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल। जब ये कॉइल मैग्नेट में मूव करेगी तो क्या होगा, मोशनल ईएमएफ होगा ना। तो कॉइल को आपको मूव कराना पड़ेगा अपने हाथ से या अपनी मदद से। जैसे आप मोटर लगा देते हो ना, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है एसी जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैं आपको ये कहूँगा यार, आप एसी जनरेटर लिखना, एम इंग्लिश सेंटर लिखना, वीडियो देख लेना। इसी तरह से आप ये देखो, फिर इस तरह का ये होगा। अब ये देखो मतलब एमडी के डीकेट में इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा, वरना मैं चला जाता। इसी तरह एसी मोटर, एम इंग्लिश सेंटर, ये दो टॉपिक देख लेना। ज़रा मैं यहाँ समझा देता हूँ। इसमें ये मोटर घूमती है, अब मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहा इसकी, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, छोटा टॉपिक नहीं है। लेकिन मैंने थोड़े बहुत आपको बात समझा दी है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मैं ये वीडियो टॉपिक अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, इसका मतलब है आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, खुद से सीखने वाले हो। एक छोटा सा काम कर लेना, ट्रांसफार्मर चलो नहीं भी सर्च करो, वो समझ में आ गया, वो मैंने डिटेल में समझा दिया। मगर एसी जनरेटर और एसी मोटर, सॉरी डीसी जनरेटर, डीसी है ना, एक मिनट, हाँ एसी जनरेटर और एसी मोटर, ये दोनों सर्च कर लेना। सही है, ये सर्च कर लोगे ना तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये आपका एसी का कॉन्सेप्ट चल रहा है सारा का सारा। हाँ, एसी जनरेटर और एसी मोटर, इसको सर्च कर लेना। एम इंग्लिश सेंटर लिख देना, लिखना एसी जनरेटर एम इंग्लिश सेंटर, वीडियो आ जाएगी। डीसी जनरेटर एम इंग्लिश सेंटर, एसी जनरेटर एम इंग्लिश सेंटर, वीडियो आ जाएगी। एसी मोटर एम इंग्लिश सेंटर, वीडियो आ जाएगी। उसको समझ लेना, बाकी इंशाल्लाह सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहीं तक रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।